नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग संभावित प्रश्न में 4 सेट देख चुके थे, आज ये 5वां सेट है। ठीक, ये टीएसटी पीएचटी, एलटी ग्रेड, एस्टेट, डीएसएसबी और भी जो भी आप एग्ज़ाम दें, असिस्टेंट प्रोफेसर तक का इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण पूर्व चीन, मध्य अमेरिका, पूर्वी अर्जेंटीना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है वो विषुवत रेखा के विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में, किसमें? महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और इसमें जो है वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर इसमें वर्षा होती है। ये बहुत फेमस है कि इसमें वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और, वर्षा गर्मी के महीना में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो गर्मी के मौसम में होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बाकी ये मध्य अमेरिका में नहीं पाई जाती है, दक्षिण पूर्व यूएसए में, दक्षिण पूर्व चीन में, पूर्वी अर्जेंटीना में और उरुग्वे में, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब वास्तविक ताप ह्रास पर शुष्क स्थिरोष्म मतलब एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमंडल से उत्पन्न होती है। प्रश्न है कि जब वास्तविक ताप ह्रास पर शुष्क स्थिरोष्म ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमंडल से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अस्थायित्व, अस्थायित्व, परमस्थायित्व, प्रतिचक्रवाती दशाएं। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अस्थायित्व। वह वायुमंडल से उत्पन्न होती है। कैसी? अस्थायित्व। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बेलापवर्ती पेलाजोइक समुद्री निक्षेप है? बेलापवर्ती को पेलाजोइक बोलते हैं। ठीक, समुद्री निक्षेप है। ऑप्शन है ग्लोबिजेरिना उज, रेडियोलेरियन उज, डायटम उज, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए, बेलापवर्ती समुद्री निक्षेप यानी पेलाजोइक जो है वो उपरोक्त सभी है। ग्लोबिजेरिना उज भी होता है, रेडियोलेरियन भी होता है और डायटम उज भी है। ठीक, और इसमें अगर एक चीज़ बात हम लोग करें तो ये जो है मोलस्क संघ के जीवों में कैल्शियम युक्त कवचों के जमाव को टेरापॉड उज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरापॉड उज। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? ऑप्शन है हाइलोक्लाइन, पाइकोक्लाइन, आइसोक्लाइन, इकोक्लाइन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
उसे क्या बोलते हैं? पाइकोक्लाइन। 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है, वो है पाइकोक्लाइन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथी सर्किट्स संचरण को दर्शाता है? ऑप्शन है कन्वेयर बेल्ट संचरण, जायर संचरण, तटीय उत्प्रवाह, तटीय अवप्रवाह। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कन्वेयर बेल्ट संचरण। ठीक, कन्वेयर बेल्ट संचरण जो है ये सही दर्शाता है। ठीक, अगर हम बात करें इसके बारे में तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब वो दो तथ्य कौन कौन से हैं देखिए। पहला है सतह के जल का तापमान। पहला है सतह के जल का तापमान। ठीक, दूसरा है उनके गहराई का तापमान। दूसरा है उनके गहराई का तापमान। ठीक, ये दो तथ्य हैं। ठीक, कौन कौन? सतह के जल का तापमान और उनके गहराई का तापमान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ है महासागरीय तल के लक्षण, दूसरी तरफ है संबंधित महासागर। ठीक, तो आइए मिलान करते हैं। पहले देखते हैं, देखिए पहला है अल्बास्ट्रास पठार उत्तरी अंड महासागर, टेलीग्राफ पठार उत्तरी प्रशांत महासागर, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्यूराइल गर्त हिंद महासागर। सबसे पहले इसमें कौन सा पकड़ेंगे? देखिए मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, जो लोग नहीं देखे होंगे जाके टीएसटी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं बताया था कि जहाँ भी पाल आए वहाँ पे समझ लीजिएगा कि वो पाल हमारे यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो इस पाल से मैं बताया था कि पाल से जो है सीधे हिंद महासागर पकड़िएगा। क्या पकड़िएगा? पाल से हिंद महासागर। तो एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक ये कहाँ है? हिंद महासागर। ठीक, अब सी का 4 का जो है वो सी, 4 का सी कहीं दिख रहा है? ठीक, तो 4 का सी जहाँ दिखेगा आप उसे सबसे पहले पकड़िएगा। ठीक, उसके बाद आप जो है मिलाइएगा टेलीग्राफ जो है ये बहुत फेमस है। तो टेलीग्राफ कहाँ है? टेलीग्राफ आपको मिलेगा सीधा जो है वो कहाँ पे? उत्तरी अंत महासागर में। कहाँ मिलेगा? उत्तरी अंत महासागर में। ठीक, तो बी का 1 और सी का 4 हो गया। उसके बाद अल्बास्ट्रास जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये हो जाएगा ए का 3। ए का क्या हो जाएगा? 3। ठीक, उसके बाद क्यूराइल जो है बचा, तो क्यूराइल या लास्ट में जो हो जाएगा वो उत्तरी प्रशांत हो जाएगा। ठीक, उत्तरी प्रशांत हो जाएगा। तो ए का 3। ठीक, मतलब इसमें उल्टा मिलाया है, तो 1 का सी हो जाएगा, 1 का
सी हो जाएगा, ठीक। नहीं, 1 का ये हो जाएगा, टेलीग्राफी है ना, तो 1 का बी हो जाएगा। उल्टा है क्या? नहीं, हाँ सही तो है। ए का 3 हो जाएगा, मतलब बी का 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसको इस तरह से रख के देख लेते हैं ना, इसमें लगता है ये जो है वो गलत बनाया है। तो सबसे पहले हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा ए, वन का सी। 1 का सी किस में मिल रहा है? 1 का सी मिल रहा है बी में। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है HB स्वेडोप द्वारा, CAM किंग द्वारा, डार्विन और डाना द्वारा, WM डेविस द्वारा। सही ऑप्शन इसमें किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन और डाना। कोरल रीफ मतलब प्रवाल भित्ति। क्या है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का निमज्जन सिद्धांत जो है वो डार्विन और डाना का, ठीक। अगर इसी का पूछे, इसी से संबंधित जो है और अगर सिद्धांत पूछे तो और सिद्धांत कौन कौन से हैं इसी से, अभी आगे हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आ गया है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है मरे, डेली, डेविस, डार्विन। सही ऑप्शन है डार्विन। डार्विन का जो है वो अवतलन सिद्धांत है। और उसके बाद मर्रे का क्या है? तो मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, इनका है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ठीक। उसके बाद चलिए और देखते हैं। यही लोग हैं जो इससे संबंधित है, किसे? प्रवाल भित्ति से। ये तीन ही लोगों का जो है इसमें पूछता है। मरे का स्थिर स्तर सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत और डार्विन का अवतलन सिद्धांत पूछता है। एक चीज़ और पूछता है इसमें जो है वो कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत, तो उसमें डार्विन और डाना दोनों लोग हैं। चलिए अगला देखते हैं। सारगैसो समुद्र की विशेषता है। सारगैसो समुद्र की विशेषता है। ऑप्शन है अत्यंत ठंडा जल, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति, निम्न घनत्व का जल, अत्यधिक खारा जल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति। जो सारगैसो समुद्र है उसकी विशेषता है कि सारगैसो जो है ये विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है। किस महासागर में है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक। एक चीज़ और, सारगैसो सागर जो है ये कौन सी भाषा का है? ये पुर्तगीज भाषा का है। जो सारगैसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सागरी घास, जिसका अर्थ होता है सागरी
घास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर, निम्न घनत्व का जल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर। सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समानांतर ये जो है फैला हुआ है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जॉर्ज एरी ने किया था? सर जॉर्ज एरी का कौन सा सिद्धांत है? बहुत फेमस इनका सिद्धांत है, वो है एरी का नहर सिद्धांत। ज्वार भाटा से संबंधित है। कौन? एरी का नहर सिद्धांत। और भी ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, संतुलन का सिद्धांत है, किसका है? ये न्यूटन का है। ठीक, उसके बाद प्रागामी तरंग सिद्धांत है, ये किसका है? विलियम वेवेल का है। ठीक, किसका है? विलियम वेवेल का है। उसके बाद स्थैतिक तरंग सिद्धांत है, ये किसका है? ये है हैरिस का। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का। उसके बाद एक सिद्धांत और है, वो है गतिक सिद्धांत है, ये किसका है? ये है लाप्लास का। ये रहा पूरा सिद्धांत जो ज्वार महासागरीय ज्वार से संबंधित है। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले ये देख लीजिए, जो है बीपीएससी डीएसएसबी स्टेट के लिए जो है जियोग्राफी का महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट मैं ये सब करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जो है जाके, ये स्टेट का प्लेलिस्ट है और बिहार टेस्टी पिस्टी का है, आप वहाँ पे जो है जाके आसानी से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक तरह से प्रचार है जो इसमें मैं लगा दिया हूँ। ठीक, यही लगा हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है उसमें, तो आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ प्रस्तावक है। आर्थिक प्रदेश पी सेन गुप्ता, आर्थिक नियोजन प्रदेश आरपी मिश्रा, भारत के नियोजन प्रदेश भारत का योजना आयोग, कृषि जलवायु प्रदेश राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन। ठीक, तो इसका सबसे पहले मिलान करते हैं। देखिए, जो आर्थिक प्रदेश है इससे संबंधित राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 का ए। वहाँ पे हम लोग इसी तरह से थोड़ा से गलत मिला रहे थे, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे पहले इसमें मिला लीजिए, इसमें हो जाएगा 4 का ए। ठीक, या तो फिर लिख लीजिए ए का 4। उसके बाद हो जाएगा आर्थिक नियोजन प्रदेश। आर्थिक नियोजन प्रदेश किसका है? तो ये है पी सेन गुप्ता का। पी सेन गुप्ता का ए का बी, ए का बी। उसके बाद हो जाएगा जो है भारत के नियोजन प्रदेश का, ये हो जाएगा आरपी मिश्रा। कौन है? आरपी मिश्रा। सी का 2, सी का 2। कृषि जलवायु प्रदेश ये हो जाएगा भारत का योजना आयोग। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का डी। ठीक, 3 का डी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर
ए इसका सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि असमानता प्रकृति का नियम है, परंतु साथ साथ यह विकास की बड़ी समस्या है। ठीक, असमानता प्रकृति का नियम है, परंतु साथ साथ यह विकास की बड़ी समस्या। असमानता एवं गरीबी प्रायः सहचारी होते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा जो है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने षटकोणी बाजार क्षेत्र के गतिशील संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादित की थी। षटकोणी बाजार क्षेत्र के गतिशील संतुलन की संकल्पना किसका है? ऑप्शन है डब्ल्यू क्रिस्टालर, ए पेरू, ए लॉस, जे फ्रीडमैन। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये लॉस का है। ठीक, लॉस की एक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक? द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक, ये उनकी पुस्तक थी और इसी पुस्तक में जो है ये दिए थे। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ठीक, इनका सिद्धांत था जो है एक, जिसमें सिद्धांत इनका था कि न्यूनतम लागत सिद्धांत का एक खंडन करते हुए बताया कि कोई उद्योग उस स्थल पर स्थापित होगा जहां कुल लागत तथा कुल आय का अंतर अधिकतम हो, न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर। ठीक, इसीलिए ये जो है लॉस षटकोणी बाजार क्षेत्र के गतिशीलता संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप नहीं है? प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप नहीं है। ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, अवस्थिति, गिनी गुणांक, विचलन गुणांक। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विचलन गुणांक। ठीक, कौन? विचलन गुणांक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? कौन किए थे? ऑप्शन है आर ए डिकिंसन, ए के फिलब्रिक, बी जे एल्बेरी, एफ के शेफर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए के फिलब्रिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए के फिलब्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विकेंद्रीकृत नियोजन का एक घटक नहीं है? किसका? विकेंद्रीकृत नियोजन का। ऑप्शन है राजनैतिक विकेंद्रीकरण, स्थानिक विकेंद्रीकरण, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजनैतिक विकेंद्रीकरण। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ है प्रतिमान, दूसरी तरफ है प्रस्तावक। ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, सी जे गाल्पिन, बाजार क्षेत्र सिद्धांत, जी मेडल, क्रोड सिद्धांत प्रतिपादन, डब्ल्यू डब्ल्यू रास्टो, संचयी उद्भावना प्रतिमान, जे फ्रीडमैन। तो इसका आइए मिलान करते हैं कौन सही है। देखिए, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं
एक किसका है, ये है रोस्टो का। किसका है, रोस्टो का। ए का 3। बाजार क्षेत्र सिद्धांत, ये किसका है, ये है सीजे गाल्पिन का। किसका है, सीजे गाल्पिन का। बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्रोड सिद्धांत प्रतिमान किसका है, तो ये जो है सी का हो जाएगा आपका जे फ्रीडमैन। कौन है, जे फ्रीडमैन, तो सी का 4। उसके बाद संचयी उद्भावना जो है ए जी मिर्डल का है, तो डी का 2। ठीक, और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कौन सा है सही। अगर इससे ऑप्शन से ना समझ में आए तो सीधा सीधा इसमें बता दिया हूँ, आप इस हिसाब से भी अपना मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक समन्वय का रूप नहीं है। इसमें कौन सा आर्थिक समन्वय का रूप नहीं है, वो है पारस्परिकता, पुनर्वितरण, पुनर्निर्माण, बाजार विनिमय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्निर्माण। कौन सही है, पुनर्निर्माण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विविध विकासात्मक क्रिया समन्वय का रूप नहीं है। ऑप्शन है पार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्थाएं, आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं, बाह्य अंतर अर्थव्यवस्थाएं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है। मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है। ऑप्शन है सामाजिक मानव, आर्थिक मानव, सांस्कृतिक मानव, संतोषक मानव। सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मानव। इसमें जो है वो हो जाएगा सही आर्थिक मानव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के संदर्भ में नगरीय एवं प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। कौन करता है, मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में, मौलिक अर्थ प्रखंड में, गैर मौलिक प्रखंड में, निर्यात अर्थ प्रखंड में। सही ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में। चलिए अगला देखें। लघु स्तरीय नियोजन एक अभिन्न अंग है। लघु स्तरीय नियोजन एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन है केंद्रीकृत नियोजन का, विकेंद्रीकृत नियोजन का, आर्थिक नियोजन का, खंडी नियोजन का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकृत नियोजन का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसको भारत के नियोजन प्रदेशों की योजना में निचले गंगा मैदान को एक बृहत नियोजन प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन, पी सेनगुप्ता, आर पी मिश्रा, सी सदा शिव। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है आर पी मिश्रा को किया गया। किसे, आर पी मिश्रा को किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य संपादित किया जाता है। ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन नगर निगम, चेयरमैन नगर विकास प्राधिकरण। सही ऑप्शन कौन सा है, तो जनपद स्तरीय योजना का निर्माण जो है वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरीय जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है।
इसमें किसे प्रकाशित मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है ह्यूल पेलाजिक जीवकटिबंध, ईपी पेलाजिक जीवकटिबंध, मेसो पैलेजिक जीवकटिबंध, बेथो पैलेजिक जीवकटिबंध। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईपी पेलाजिक जीवकटिबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया? स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन कौन किया है? ऑप्शन है फोस्टर, अल्फ्रेड रसेल वालास, ऑगस्टीन डी कैंडोल, एडोल्फ ईगलर। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैंडोल, डी कैंडोल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है। हॉट स्पॉट किससे संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन है हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्व से, विंध्य से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विंध्य से। विंध्य क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? जैव विविधता या जैविक विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा कब पारित की थी? ऑप्शन है 2005 में, 2001 में, 2002 में, 2007 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। 2002 में ये पारित की गई थी। अगला प्रश्न है, जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है। ऑप्शन है बलात् विसरण, क्रमशः विसरण, बायोकोर विसरण, एनीमोकोर विसरण। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बलात् विसरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, बलात् विसरण। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।